एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। हमने अपने पिछले सत्र में फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार पे एक संक्षिप्त लेकिन आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही सारगर्भित चर्चा की थी और आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, अर्थात उससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और ये अभ्यास प्रश्न जो होंगे ये आपके IAS, PCS, RO, ARO, TGT, PGT, LT और विभिन्न राज्यों की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इन सब के लिए समान रूप से लाभदायक होंगे। और हमने प्रश्नों का कलेक्शन भी इस तरह से किया है कि विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं में और शिक्षक वर्ग की भर्ती परीक्षाओं में जिस तरह के प्रश्न आते रहे हैं अभी तक, उसी तरह के प्रश्नों का और हमने इसमें संग्रह किया है। तो आइए हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं। पहले प्रश्न से देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? और चार विकल्प दिए हैं। ए वाद योग्य, बी अवाद योग्य, सी लचीले और डी कठोर। ये प्रश्न MP PCS 2013 की परीक्षा में आया था। हमारे पिछले सत्र में जो हमने फंडामेंटल राइट पे चर्चा की थी उसको देखने के बाद, उसको समझने के बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान लग रहा होगा और निश्चित रूप से आपने अपना उत्तर निर्धारित कर लिया होगा कि इसका उत्तर क्या है। वास्तव में जब मौलिक अधिकारों पे संविधान सभा में बहस हो रही थी तो ये बात आई थी कि मौलिक अधिकारों में किसको किसको शामिल किया जाए, क्योंकि भाग 3 के अंतर जिन को मौलिक अधिकार बनाया जाएगा उन सबको वाद योग्य बनाया जाएगा। वाद योग्य का अर्थ क्या होता है कि यदि राज्य उन मौलिक अधिकारों को नहीं देता है या उन मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाकर उन मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है। और भारत में जो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन मौलिक अधिकारों को न्यायालय से प्रवर्तित कराने का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है कि उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है और उन मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के न्यायादेश जारी कर सकता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मौलिक अधिकार वास्तव में वाद योग्य है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, अर्थात मौलिक अधिकार का हनन यदि राज्य करता है तो न्यायालय से वो लागू कराए जा सकते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है देखने से, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन शामिल है? भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार वास्तव में एक मूल अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? और विकल्प में क्या दिया गया है? पहला, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। और दूसरा क्या है? कारखानों में और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। अब आपसे पूछा गया है 4 विकल्प में से कि इनमें से कौन सत्य है। विकल्प ए है केवल फर्स्ट सत्य है, विकल्प बी में केवल सेकंड सत्य है, विकल्प सी में 1 और 2 दोनों सत्य हैं और विकल्प डी में ना 1 सत्य है ना 2 सत्य है। कल के हमारे सेशन से आपको ये चीज़ स्पष्ट हो गई होगी कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो कहाँ दिया गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24 में। और अनुच्छेद 23 में क्या व्यवस्था है? मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, ये अनुच्छेद 23 में है। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों में नियोजन से निषेध है, ये अनुच्छेद 24 में है। इस तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं वे ये दोनों ही दिए गए हैं, अर्थात इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? केवल 1 और 2 दोनों। ये दोनों के दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं जो भारत के संविधान के मूल अधिकारों में शामिल हैं अनुच्छेद 23 और 24 के अनुसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विकल्प सी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देख लें हम, क्या है ये। समानता का अधिकार संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपसे हमने कल चर्चा की थी कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो कुल 6 प्रकार के हैं, और इन 6 प्रकार के मूल अधिकारों में से समानता का अधिकार या समता का अधिकार ये कहाँ दिया गया है? समता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में। 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। इस तरह से समता का अधिकार या समानता का अधिकार कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में। और यहाँ पर कौन कौन से अनुच्छेद हैं इनमें से? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। अर्थात इन 3 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार दिया गया है जो इस विकल्प में मौजूद हैं। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर होगा 2, 3 और 4। 14, 15, 16, इसके अलावा 17, 18 में दिया है, लेकिन ये विकल्प में नहीं है। और ये प्रश्न आपसे कब पूछा गया है? यूपी पीसीएस 2009 की परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न। यूपी पीसीएस 2009 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, और ये प्रश्न पूछा गया था आरओ की परीक्षा में। प्रश्न क्या था? निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को, अनुच्छेद यहाँ पे थोड़ा सा लिखा नहीं गया है, अनुच्छेद 21 आएगा यहाँ, अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। और विकल्प क्या है? ए विदेश यात्रा का अधिकार, बी शरण पाने का अधिकार, सी एकांतता का अधिकार, और विकल्प डी सूचना प्राप्त करने का अधिकार। आप निश्चित रूप से इसका उत्तर समझ रहे होंगे, क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(d) जो है इसमें देश में भ्रमण करने का अधिकार है। देश में भ्रमण करने का अधिकार, पूरे देश में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 में मेनका गांधी के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया था कि अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार के अंतर्गत विदेश यात्रा का भी अधिकार है। इसमें विदेश यात्रा का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार। तो इस तरह से भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने का अधिकार 19(1)(d) में है, लेकिन विदेश यात्रा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। और आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है आरओ में कि विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) के साथ 21 को पढ़ना, अर्थात देश में भ्रमण करना और विदेश यात्रा का अधिकार, ये दोनों, इन दोनों अनुच्छेदों को मिलकर पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विदेश यात्रा का अधिकार, क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(d) अगर केवल पढ़ते हैं तो उसमें पूरे देश में भ्रमण करने का अधिकार है, इसके अंतर्गत विदेश यात्रा का अधिकार शामिल नहीं होता, और विदेश यात्रा का अधिकार 21 के साथ पढ़ने पे शामिल होता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया है? स्वतंत्रता के अधिकार में, स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? नंबर 1 वाक स्वातंत्र का अधिकार, नंबर 2 संघ बनाने की स्वतंत्रता, नंबर 3 मजदूरी की समानता का अधिकार। और फिर जो 4 विकल्प दिए हैं कौन से हैं? पहला क्या विकल्प है? ए केवल 1, बी विकल्प केवल 2, सी 1 और 2, और डी 1, 2 एवं 3। तो भारत के संविधान के भाग 3 में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है
स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपने पढ़ लिया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में दिया गया है। और अनुच्छेद 19 के अंतर क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता जो इसमें नहीं है। अनुच्छेद 19 एक गा में है संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत राजनीतिक दल बनाने का अधिकार भी है। भारत के भूभाग में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो ये सारी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19A के अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें से 2 स्वतंत्रताओं का उल्लेख इसमें विकल्प में दिया है, 1 और 2। इस तरह से स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 1 और 2 में है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? विकल्प ए क्या है? 6, विकल्प बी 7, विकल्प सी 8 और विकल्प डी 9। वास्तव में जब भारत का संविधान लागू हुआ तब 19(1) के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। 19(1) में का खा गा घा करके 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं, का खा गा घा अंगा चा और छा, ये 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। अनुच्छेद 19(1) का में क्या स्वतंत्रता दी गई थी? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) खा में शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) गा में संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) घा में भारत के भूभाग में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) अंगा में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19(1) चा में था संपत्ति के अनिवार्य अर्जन की स्वतंत्रता। लेकिन इसको जब 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाया गया और अनुच्छेद 300A में उसे विधिक अधिकार बनाया गया, तो इसको समाप्त कर दिया गया। इस तरह ये स्वतंत्रता 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त हो गई। और 19(1) छा में क्या है? कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो वर्तमान समय में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल 6 प्रकार की, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्तमान में दी गई हैं। लेकिन अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय इस अनुच्छेद के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं थीं, तो उस समय 7 थीं। लेकिन वर्तमान समय में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसके अंतर्गत आती हैं। अब अगला प्रश्न हम देख लें। प्रश्न नंबर 7, और ये प्रश्न पूछा गया है IAS 1999 की परीक्षा में। और इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? भारत का संविधान मान्यता देता है, भारत का संविधान मान्यता देता है। और विकल्प A, B, C, D में क्या लिखा है? A है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, विकल्प B है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, विकल्प C धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, और विकल्प D है धार्मिक, भाषाई और निर्जाति अल्पसंख्यकों को। पिछले सत्र को अच्छे से समझने के बाद आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से जान रहे होंगे और आपने अपना लगा भी लिया होगा कि कौन सा इसका उत्तर सही होगा, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में क्या प्रावधान है? भाषाई और धार्मिक, और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाएं बनाने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। अर्थात भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है।
भारत का संविधान भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, लेकिन याद रखिएगा भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया, कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, केवल मान्यता दी गई, और वो भी किसे दी गई? धार्मिक अल्पसंख्यकों को और भाषाई अल्पसंख्यकों को। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है भारत का संविधान। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लें, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 को देख लें, और ये प्रश्न पूछा गया है उत्तराखंड की परीक्षा में। उत्तराखंड की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, क्या था? शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में कब जोड़ा गया? ये प्रश्न पूछा गया था उत्तराखंड की परीक्षा में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, विकल्प बी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, विकल्प सी 84वें संविधान संशोधन द्वारा, और विकल्प डी 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो वास्तव में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया, और ये प्रावधान किया गया कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 21 का में। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, ये कथन और कारण का प्रश्न है। पहले इस प्रश्न को पढ़ लें हम, फिर एक चीज और समझ लें कि कथन कारण के प्रश्न कैसे किए जाते हैं। वास्तव में कथन कारण के प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो आप अगर कर देते हैं तो आप निश्चित रूप से अन्य विद्यार्थियों की तुलना में, अन्य परीक्षार्थियों की तुलना में एक या जितने क्वेश्चन इस तरह के आए हैं उतने क्वेश्चन आगे बढ़ सकते हैं। कारण ये होता है कि ऐसे प्रश्नों को हल करना कुछ कठिन अवश्य होता है। ये पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं, और इसमें हमें देखना ये होता है कि कथन और कारण जो हैं इन दोनों को हम पढ़ते हैं, क्योंकि विकल्प जो रहते हैं, विकल्प कैसे रहते हैं? कथन कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। विकल्प भी रहता है कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। और विकल्प सी है कथन सत्य है, कारण असत्य है। और विकल्प डी है कथन असत्य है, कारण सत्य है। तो हम ये देखते हैं ऐसे प्रश्नों को हल करते समय कि कथन और कारण में से क्या कोई एक सत्य है, दूसरा असत्य है? अगर ऐसा होता है तो इसका उत्तर देना आसान हो जाता है। जो सत्य है, जो असत्य है, उसके आधार पे हम विकल्प का चयन कर लेते हैं। जैसे इसमें सी और डी जो दिए गए हैं, इस तरह के विकल्पों का चयन हो सकता है। लेकिन अगर कथन और कारण जो हैं ये दोनों सत्य हैं, तो फिर ये निकालना पड़ता है कि इसमें व्याख्या है कि नहीं है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? कथन को पढ़ते हैं और कारण को पढ़ते हैं। अगर दोनों सत्य हैं तो फिर क्या करेंगे? व्याख्या है कि नहीं है, इसको जानने के लिए इन दोनों के बीच क्योंकि लगा देते हैं, और जब ये क्योंकि संतुष्ट होता है तो व्याख्या होती है, और क्योंकि संतुष्ट नहीं होता तो व्याख्या नहीं होती। तो इस प्रश्न को ही हम देख लें, इसमें क्या स्थिति है? कथन है संविधान के अनुच्छेद 32 को, संविधान के अनुच्छेद 32 को, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ये कथन सत्य है। उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचार को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, भारत के संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। और कारण क्या है? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। ये बात भी सही है।
और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर मुझसे कोई पूछे कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान मृतप्राय हो जाएगा, मरणासन्न हो जाएगा, तो मैं केवल अनुच्छेद 32 की ओर ही इशारा करूंगा, किसी अन्य अनुच्छेद की ओर नहीं। क्योंकि यह अनुच्छेद वास्तव में क्या है? डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि हमने मूल अधिकार तो दे दिए, मौलिक अधिकार तो दे दिए, लेकिन अगर हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं देंगे तो मूल अधिकार देना व्यर्थ है। क्योंकि वास्तव में संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। अर्थात मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो फिर अनुच्छेद 32 उस मूल अधिकारों के हनन से नागरिकों के रक्षा करता है, उनके मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अर्थात यहाँ पे क्या बात है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा इसीलिए कहा था क्योंकि यह अनुच्छेद मूल अधिकारों का हनन होने पर उसका उपचार करता है, उसकी रक्षा करता है। अर्थात यहाँ जब कथन और कारण दोनों सत्य हैं तो फिर हम यहाँ क्योंकि जब लगाते हैं तो स्थिति क्या आती है कि उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध उपचार का प्रावधान करता है। अर्थात इसमें क्या स्थिति होती है, ये व्याख्या कर रहा है, ये व्याख्या कर रहा है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अर्थात यह है कथन इसी कारण कहा गया क्योंकि ये उसका सही कारण बनता है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? और विकल्प है ए संवैधानिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी विधिक अधिकार और डी उपर्युक्त सभी। वास्तव में भारत के संविधान के दो अनुच्छेदों पे हमें ध्यान देना होगा। एक तो अनुच्छेद 32 और दूसरा अनुच्छेद 226। दूसरा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 क्या है? मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के न्यायादेश जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार के न्यायादेश जारी कर सकता है, लेकिन ये 5 प्रकार के न्यायादेश केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जारी होते हैं। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय 5 प्रकार के न्यायादेश जारी करता है, वही 5 प्रकार के न्यायादेश, लेकिन वे 5 प्रकार के न्यायादेश मूल अधिकारों के अतिरिक्त संवैधानिक और विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी जारी होते हैं। अर्थात ये तीनों अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के न्यायादेश जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के न्यायादेश जारी कर सकता है, अन्य अधिकारों के संदर्भ में नहीं। अन्य अधिकारों के संदर्भ में सर्वोच्च उच्च न्यायालय 226 अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी करता है। और आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? केवल मूल अधिकार। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। अब आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी रिट या याचिका मानव स्वतंत्रता का सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है? और विकल्प ए है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा क्वो वारंटो, और सी है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवियस कॉर्पस, और विकल्प डी है परमादेश या मेंडमस। तो वास्तव में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो होती है उसमें क्या कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसकी गिरफ्तारी के कारण वैध है कि नहीं है, इसका परीक्षण न्यायालय करता है। और अगर
उचित कारणों से बंदी नहीं बनाया गया है बल्कि गलत तरीके से बंदी बनाया गया है तो उसे स्वतंत्र कर दिया जाता है, उसे मुक्त कर दिया जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा अग्रदूत कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, हैबियस कॉर्पस रिट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। अब अगला प्रश्न देख लें हम। प्रश्न नंबर 12 ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2002, यूपी पीसीएस में पूछा गया है प्रश्न। और प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? विकल्प ए स्वतंत्रता का अधिकार, विकल्प बी समानता का अधिकार, विकल्प सी संपत्ति का अधिकार और विकल्प डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप पहले इस प्रश्न का उत्तर खुद ही लगा लें, हम तो बाद में बताएंगे क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है और आप सब इसका उत्तर समझते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 19 से 22 तक में। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक में। और संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से 44वें संशोधन से समाप्त हो गया है। ये मूल अधिकारों से समाप्त हो गया है। अब क्या है? ये विधिक अधिकार बचा है, ये मूल अधिकार नहीं बचा है, ये विधिक अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये कहाँ है? अनुच्छेद 23 और 24 में, इन दो अनुच्छेदों में है। तो वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत अब एक वैधानिक अधिकार बचा है। तो प्रश्न आपसे जो पूछा गया कौन मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। अब अगला प्रश्न देख लें हम। प्रश्न नंबर 13, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे या किस मुकदमे या वाद में यह कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता? आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मूल अधिकारों को अनुच्छेद 368 के द्वारा भी कम नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। गोपालन के वाद में 1951 में क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? कि 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों को संसद कम कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ के वाद में 1967 में मुकदमा आया था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि संसद को मूल अधिकारों को कम करने की शक्ति प्राप्त नहीं है और वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भी इस शक्ति को नहीं रखती, अर्थात वो संविधान संशोधन करके भी मूल अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती। तो प्रश्न का उत्तर सही क्या है? विकल्प बी, गोलकनाथ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा था। ठीक, अब इसके बाद देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित के संदर्भ में सुसंगत है। और यह प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश पीसीएस 1999 की परीक्षा में। यह है अनुच्छेद 12 में जो परिभाषा दी गई है राज्य की, वो किस किस भाग के लिए सुसंगत है? और विकल्प है ए संविधान के भाग 3, बी संविधान के भाग 3 और 4 और विकल्प सी संविधान के भाग 4 और डी संपूर्ण संविधान के लिए। तो वास्तव में संविधान के जो अनुच्छेद है, संविधान का जो अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि राज्य का अर्थ क्या होगा? संसद और केंद्र सरकार, राज्यों की सरकारें और राज्यों के विधानमंडल और सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। और ये जो राज्य की परिभाषा दी गई है ये भाग 3 के लिए है, भाग 3 के लिए। लेकिन जब भाग 4 आया तो भाग 4 के अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया
कि भाग 4 के संदर्भ में राज्य का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12 में परिभाषित है या जो भाग 3 के लिए है। अर्थात अनुच्छेद 12 में भाग 3 के लिए राज्य का जो अर्थ बताया गया है वही भाग 4 के लिए होगा। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 36 में कर दिया गया। अर्थात इसी परिभाषा को इस भाग के लिए भी मान लिया गया। अर्थात अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की जो परिभाषा दी गई है वो भाग 3 और भाग 4 दोनों के संदर्भ में सही है या सुसंगत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के अभ्यास के द्वारा ये देख रहे हैं कि जो हमने जितना कुछ पढ़ा है वो सब कुछ तैयार कर लेने के बाद में जो आपकी परीक्षाएं हैं इन परीक्षाओं में लगभग वैसे ही प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं। अब आगे हम अगले प्रश्न पे चर्चा कर लें। प्रश्न नंबर 15, और ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है, इसीलिए इसके सन नहीं लिखे गए। ये कई बार पूछ लिया गया है यूपी पीसीएस की परीक्षा में। संविधान के अनुच्छेद 25, संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? और विकल्प है ए बौद्ध, बी जैन, सी पारसी और डी सिख। तो वास्तव में संविधान में जो हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है इस हिंदू के अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये हम देख लें तो फिर हमें और स्पष्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत आते हैं हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। अर्थात जहां जहां हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसके अंतर्गत ये चारों माने जाएंगे, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। तो अब आपके सामने विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से हिंदू के अंतर्गत कौन शामिल नहीं होता है? पारसियों को शामिल नहीं किया गया है। इसमें पारसी शामिल नहीं होते हैं क्योंकि जैन, बौद्ध और सिख हिंदुओं के साथ शामिल होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पारसियों को। अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया उसमें पारसी शामिल नहीं होते। अब देखते हैं अगला प्रश्न। और ये प्रश्न पूछा गया था आपसे राजकीय आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में। अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो ये परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें ये पूछा गया था। और प्रश्न क्या था? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता? आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता। और विकल्प हैं ए भाषण का अधिकार, बी भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, विकल्प सी जीवन का अधिकार और विकल्प डी संगठित होने का अधिकार। हमें भरोसा है कि आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि इसका उत्तर क्या है। वास्तव में भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 21 का मतलब क्या है? जीवन का अधिकार। और अनुच्छेद 20 का अर्थ क्या है? अपराधों से दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। हमने आपको बिल्कुल इसे स्पष्ट रूप से बता दिया है। अनुच्छेद 20 में क्या है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन का अधिकार। इन दोनों अनुच्छेदों को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये व्यवस्था कर दी गई है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस तरह से इसका सही विकल्प क्या होगा? जीवन के अधिकार को आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता। अब अगला प्रश्न हम देख लें। प्रश्न नंबर 17, मूल अधिकारों के भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन राज्य है? और क्या स्थिति है कि बहुत से प्रश्न हमने ऐसे रखे हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न हमने स्वयं तैयार किए हैं जो कि आपको अगली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
ऐसे प्रश्नों पे भी हम चर्चा कर लें। मूल अधिकारों के भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन राज्य है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी उपर्युक्त दोनों और विकल्प डी दोनों में से कोई नहीं। तो वास्तव में मूल अधिकारों के भाग के संदर्भ में राज्य का अर्थ क्या होता है? राज्य यहाँ भौगोलिक इकाई नहीं है। राज्य ऐसी इकाई है जो कानून बनाती है या कानूनों को क्रियान्वित करती है, क्योंकि अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है कि राज्य का अर्थ क्या होगा? संसद और केंद्र सरकार। राज्यों की सरकारें और राज्यों के विधानमंडल, अर्थात संसद कानून बनाती है, केंद्र सरकार उनको लागू करती है। राज्यों की सरकारें और राज्यों के विधानमंडल, विधानमंडल कानून बनाते हैं और सरकारें उनको लागू करती हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया? राज्य का अर्थ होगा संसद और केंद्र सरकार, राज्यों की सरकारें और राज्यों के विधानमंडल तथा सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, अर्थात जितनी संस्थाएं कानून बना रही हैं और जितनी संस्थाएं कानून को लागू कर रही हैं वे राज्य हैं। अर्थात कानून बनाने और कानून को लागू करने वाली संस्थाएं राज्य हैं, भौगोलिक इकाई राज्य नहीं है। और न्यायालय का निर्णय भी था कि आंध्र प्रदेश भाग 3 के अंतर्गत राज्य नहीं है। तो जब आंध्र प्रदेश राज्य नहीं है तो उसी तरह की भौगोलिक इकाई उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये कोई भी भाग 3 के संदर्भ में राज्य नहीं है। तो इसका अर्थ उत्तर क्या होगा? मूल अधिकारों के भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन राज्य है? दोनों में से कोई भी राज्य नहीं है, इसमें कोई भी राज्य नहीं है। अब हम देख लें आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। विधि के समक्ष समता का विचार लिया गया है, और आपके लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही आपके लिए आसान भी लग रहा होगा। विधि के समक्ष समता का विचार अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का विचार कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ये ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन में जो रूल ऑफ लॉ है वही भारत में इक्वलिटी बिफोर लॉ हो जाता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का अर्थ वास्तव में रूल ऑफ लॉ ही होता है। तो ब्रिटेन से यह विचार लिया गया, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है? विधि के समक्ष समता का विचार कहां से लिया गया है? ये विचार लिया गया है ब्रिटेन से। और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? विधियों का समान संरक्षण। अब इसके बाद हम देख लें अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया था? और विकल्प ए है 1955, विकल्प बी है 1976, विकल्प सी है 1989 और विकल्प डी है इनमें से किसी में नहीं। तो हम देख लें कि ये क्यों पारित किया गया था। वास्तव में संविधान का जो अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 में क्या व्यवस्था की गई कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में पालन करना दंडनीय अपराध होगा। और फिर अनुच्छेद 35 में संसद को क्या शक्ति दी गई है? संसद को शक्ति दी गई है कि मूल अधिकारों के भागों को प्रभावी बनाने के लिए वो कानून बना सकती है। और उसने क्या किया? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का जो अंत किया गया उसको प्रभावी बनाने के लिए 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अपराध अधिनियम बनाया। और 1976 में उसने क्या बनाया? नागरिक अधिकार संरक्षण कानून बनाया। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून बनाया। अधिकार संरक्षण कानून, संरक्षण कानून बनाया।
और 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम या जिसे हम संक्षेप में क्या कहते हैं, SC/ST एक्ट, ये बनाया था। तो इस तरह से अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने के लिए, अस्पृश्यता का अंत करने के लिए 3 कानून बनाए गए थे। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण कानून और 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में किया गया था। और बाकी कब कब किए गए थे, कौन कौन से, ये भी आपने समझ लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। अब देख लें अगला प्रश्न और आज के सत्र का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार किसे है? आप अच्छी तरह से इस प्रश्न का उत्तर समझ गए हैं। पिछले प्रश्न की व्याख्या करते हुए हमने इसे बता दिया है। मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को है, और ये अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है संसद को? अनुच्छेद 35 में प्राप्त है। अनुच्छेद 35 में संसद को ये अधिकार प्राप्त है, राज्यों के विधानमंडल को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इस तरह से इस 20वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। तो ये 20 प्रश्नों पे हमने एक चर्चा की और इसके द्वारा आपने मूल अधिकारों के भाग पर जितना कुछ अभी तक पढ़ा है उस पर हमने ये जो 20 प्रश्न किए हैं, ये 20 प्रश्नों का अभ्यास आपके उस टॉपिक को निश्चित रूप से पूरी तरह मजबूत बना देता है। और अगले सत्र में हम किसी अन्य टॉपिक पे चर्चा करेंगे।